हेलो स्टूडेंट्स, जूम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। ठीक है, वेक्टर्स का हमारा आज 10th लेक्चर शुरू होने जा रहा है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वेक्टर्स की कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन ट्रिक्स का यूज करना है और उनको हम याद रखेंगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो थोड़ा सा टाइम हमारा बचने लगेगा। अभी देखो, आज शुरू करते हैं। चलिए हम पहली ट्रिक से शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है। एक वेक्टर है वाई, एक वेक्टर है वाई, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। x और y का मैग्नीट्यूड मान लीजिए a है, x की बजाय आप a भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर एक जैसा है तो उनको किस एंगल पर रखा जाए ताकि उनका जो रिजल्टेंट आए, उनका जो रिजल्टेंट आए उसकी भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू a ही निकल के आए। तो ये पॉइंट हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि ऐसे दो इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर, वैसे इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को किस एंगल पर रखा जाए ताकि उनका जो रिजल्टेंट आए, उनका जो रिजल्टेंट आए वो भी उसी मैग्नीट्यूड का। तो मतलब ये आर वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही आए, ऐसे वेक्टर। तो उसके लिए आंसर है कि इन्हें किस एंगल पे रखना होगा हमें एक्स और वाई को, तो इन्हें एंगल देना होगा हमको थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री का। अगर हम 120 डिग्री का एंगल इनको देंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड एक्स और वाई के इक्वल होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब सर ये कैसे आया, अब वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊंगा आपको कि कैसे। वैसे हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को 120 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम एक्स और वाई के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट, इसको उल्टा करके भी आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास एक एक्स वेक्टर है, दूसरा वाई वेक्टर है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है और 120 डिग्री पर आपने उनको ऑपरेट किया है, उनको ऐड किया है, तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड एक्स और वाई के इक्वल होगा। तो मतलब दोनों तरीके से आपको उसको याद रखना है, दोनों तरीके से। अब देखो इस पे क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन कैसे आया था। इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे आया कि इधर से दिया उन्होंने कि एक यूनिट वेक्टर है a, फिर दिया उन्होंने कि एक यूनिट वेक्टर है b। अब उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये आया रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट है r, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। अब भाई a एक यूनिट वेक्टर है, b एक यूनिट वेक्टर है, r भी एक यूनिट वेक्टर है, और पूछा आपसे कि a और b के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करो, a और b के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करो। तो इसकी कहानी तो वही है ना, a एक यूनिट वेक्टर है तो मैं कह सकता हूं a का मैग्नीट्यूड, b एक यूनिट वेक्टर है तो b का मैग्नीट्यूड, और r इन दोनों का रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है तो r का मैग्नीट्यूड। तीनों का सेम है और कितना है, 1 है सर। भाई यूनिट वेक्टर है तो 1 है ना, तो इनके बीच में एंगल जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो अगर ये याद है मुझको तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की वैल्यू आ गई 120। जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को ऐड करेंगे और उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आएगा तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। अगर हमको ये याद है, सर याद ना रहे फिर तो आप इसको अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करो। और वो बेसिक तरीका क्या है, वो बेसिक तरीका चलो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। फिर आप यूज करेंगे बेसिक मेथड। चलो बेसिक मेथड से कैसे यूज करेंगे, आपको दिया है कि r भी एक यूनिट वेक्टर है और r जो है वो a और b का एडिशन है, r जो है वो a और b का एडिशन है। चलो एक काम कीजिए, दोनों तरफ का मोड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। मोड r की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
इक्वल्स टू में मोड ए कैप प्लस बी कैप, याद कीजिए मोड ए कैप का स्क्वायर मोड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब 1 इक्वल्स टू में मोड ए की वैल्यू उसका स्क्वायर 1 है यार, मोड बी की वैल्यू 1 है प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, मोड ए मोड बी और इनटू में इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, आगे पता नहीं है, कोई तो कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इधर आया -1 इक्वल्स टू में मोड ए की वैल्यू 1 मोड बी की वैल्यू 1, इधर 2 cos थीटा की वैल्यू -1/2, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अभी किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं आता है कि -1/2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पर होती है cos 120, तो मैं यहां से ये बात आपको याद करने के लिए कहूंगा कि इसको लर्न कर लो कि cos 120 डिग्री इक्वल्स टू -1/2। अब आप सोचोगे सर कहां तक लर्न करें, कुछ तो इसकी लिमिट होगी, कहां तक लर्न करना है, तो मैं आपके लिए जो है इसको वीडियो में बताऊंगा, और जब मैं आपको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको करनी होती हैं, तो हमें सिर्फ 0 से 90 तक की वैल्यूज याद रखनी होती है, आगे की वैल्यूज करने के लिए आपको फंडा बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ पे याद रख लीजिए। तो cos 120 की वैल्यू -1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू में अगर -1/2 है तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपको काम आएगा कि अगर आपको ये चीज याद है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनको किस एंगल पे लगाएं ताकि उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आए, तो वो एंगल है 120 डिग्री। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 2। अब वो पॉइंट नंबर 2 क्या है उसको भी याद रखना है आपको। पॉइंट नंबर 2 हमसे कहता है कि अगर देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ठीक है, और वो इस तरीके के वेक्टर हैं कि जब हम उनका सम करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ 90 का एंगल बना रहा है। बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं ऐसे, काफी क्वेश्चंस में ये यूज होता है कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनको किसी एंगल थीटा पे ऑपरेट किया, ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो और उनको 90 वो उस पे थीटा एंगल पे ऑपरेट कर रहे हैं हम, उनका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 90 डिग्री पर आ रहा है ए के साथ। तो यहां से क्या निकल के आती है बात, तो यहां से देखो एक बात निकल के आ रही है आपकी, अगर ये एंगल हमें कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हमारा रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा cos थीटा की वैल्यू -a/b होती है, -a/b होती है। मैं वो भी बताऊंगा आपको याद कैसे रखना है इसको। चलो, तो cos थीटा की वैल्यू -a/b हो जाएगी, ठीक है, और r की वैल्यू, r का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों का, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको √b² - a² से कैलकुलेट आप कर पाओगे। ये चीज हमें इसमें ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा कि दो वेक्टर्स हैं, उनको किसी एंगल पे ऑपरेट किया गया है और उनका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है, मतलब एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसी एक वेक्टर के, ए के हो या बी के हो। तो मैंने मान लिया वो ए के है, तो ए के है जिसके वो परपेंडिकुलर है वो यहां ऊपर आना है, cos के फॉर्मूले में वो यहां ऊपर आना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो नीचे आएगा, जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यहां पे नीचे आएगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनके बीच का एंगल एकदम से कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि उनका रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एक वेक्टर के साथ, तो हम उन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। cos थीटा की वैल्यू आ गई -a/b।
अब उनका रिजल्टेंट ये लेंथ, तो ये लेंथ आ जाएगी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसको जरा आपको यहीं पे ज्योमेट्री से बताता हूँ कि ज्योमेट्री से हमने इसको कैसे किया। वैसे तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, cos थीटा वाले फॉर्मूले से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, उससे इसको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और tan थीटा वाला भी फॉर्मूला था जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों बातों को। ये जो दो बातें बताई ज्योमेट्री से अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखो सर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस पे ध्यान देना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। ये लेंथ r है, अब ये b है तो ये भी b होगी, बिल्कुल ठीक है सर, ये b है। ये लेंथ a है क्योंकि ये a वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड a होगी। तो अब यहां से r की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो r की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो r क्लियर आपको, हाइपोटेन्यूज हो गई b तो b का स्क्वायर, बेस हो गया a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई। अब इनके बीच का सर ये एंगल कैसे आया, एंगल कैसे निकालते, एंगल होता था आपका जैसे cos थीटा निकालना तो बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो है a और हाइपोटेन्यूज है b, बेस है a और हाइपोटेन्यूज है b, लेकिन ये एंगल 90 से बड़ा है तो यहां पर cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचती cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है सर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा होगा। तो अगर मैं यहां से cos की वैल्यू निकालूंगा तो cos की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साथ में लगा दो उसमें माइनस क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेस हो गया आपका a, हाइपोटेनियस हो गई आपकी b। तो इस तरीके से आपने cos की वैल्यू कैलकुलेट। अभी देखो जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, ये जो टेक्निक मैंने आपके सामने बताई कि a है फिर इधर b है, इसके पैरेलल इसको खींचेंगे और ये जो है ये r आपका a से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। अभी मैंने कहा कि आप इसको ज्योमेट्री प्रूफ कर सकते हो, ज्योमेट्री से मैंने आपको प्रूफ करा दिया, इसको मतलब बता दिया थोड़ा सा आइडिया कि ये कैसे आया। अभी मैं आप लोगों को इसको cos थीटा वाले रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से भी कराता हूं। आपको याद होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, रिजल्टेंट होता था सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये आता था। अब ये 2ab cos थीटा से करके हम r की वैल्यू यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक फॉर्मूला और था, याद करो, रिजल्टेंट का अगर किसी वेक्टर के साथ एंगल कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे इस रिजल्टेंट का a के साथ में ये एंगल कैलकुलेट करना है tan थीटा। तो पहले मैंने बताया था याद रखने का तरीका कि जिसके साथ ये एंगल है उसे यहां लिख दीजिए, प्लस दूसरा जो वेक्टर है वो कौन है, वो है b। तो b cos थीटा नीचे और b sin थीटा ऊपर, जहां थीटा a और b के बीच में बनने वाला एंगल, a और b के बीच में बनने वाला एंगल। अब इस थीटा की वैल्यू सॉरी ये tan, इसको tan अल्फा ले, अल्फा कौन सा एंगल है, ये 90, जो किसके साथ बना रहा है, a के साथ बना रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 90 दे रखी है सर, तो यहां रखो tan 90। तो tan 90 इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अब क्या करें सर, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1/0। तो 1/0 b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू में 0, cos थीटा की वैल्यू माइनस a अपॉन b। देखो वही आगे जो मैंने बताया थी, ज्योमेट्री से निकाल लो चाहे फॉर्मूले का यूज करके। दूसरा, अब ये cos थीटा की वैल्यू से यहां रख दो, r की वैल्यू आ जाएगी। तो r आ गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू माइनस a अपॉन b। अभी यहां से b से b कैंसिल, ये बचता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर
माइनस का 2a² माइनस a² बचा, तो अंडर रूट में b² माइनस a², दैट इज द आर। तो ये हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है टेक्निक। ये टेक्निक हमको उन क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है जिनमें जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3। अभी देखो ये नेक्स्ट टेक्निक आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट टेक्निक आपको बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, कुछ कितने n कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो ठीक है, चलो a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a की पॉइंट पर लगे हुए हैं सारे वेक्टर, a3 वेक्टर, a4 वेक्टर, और ये इक्वल मैग्नीट्यूड वाले कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड तो मतलब मैं यहां से कह सकता हूं, और ये a की पॉइंट पर लगे हुए हैं विद इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कितना है? अगर ये टोटल n वेक्टर्स हैं a5, ऐसे ही करते करते an तक वेक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है, ऐसे ही n वेक्टर्स तक लगे हुए हैं, और इनके बीच में हमेशा एक एंगल जो बन रहा है वो इक्वल एंगल बन रहा है, जितना यहां उतना यहां उतना यहां। अब वो कितना होगा? मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा थीटा करते करते थीटा थीटा करते करते टोटल थीटा हो गया 360, टोटल एंगल हो गया ये 360। तो कितने थीटा है? थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थीटा 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 360। तो ये हो गए n थीटा, n थीटा इक्वल्स टू 360। 360 को 2 पाई पे लिख देते हैं। चलो 2 पाई लिख देता हूं, अच्छा सा लगेगा आपको। तो 2 पाई रेडियन में लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई n। समझ में आई बात? तो ये हुआ कौन सा थीटा? ये हुआ इनके बीच में लगने वाला इक्वल एंगल। इक्वल एंगल पर ये सारे ऑपरेट हैं। और दूसरी बात, सबका मैग्नीट्यूड a1 a2 मोड a1 मोड a1, दोबारा से लिख देता हूं, मोड a1 मोड a2 मोड a3, और इन सबके मैग्नीट्यूड मोड an तक सबके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर मैग्नीट्यूड्स इनके इक्वल हैं और ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स, मैंने सबसे शुरुआत में बोला था कि सारे वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में, भाई अभी देखो मेरे एंड पे ये कोप्लेनर है, जितने मैं इस बोर्ड पे यूज कर रहा हूं कोप्लेनर है, ये सब कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर एक प्लेन मानने वाले, तो ये एक प्लेन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब इन सब का एडिशन होगा a1 a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस an वेक्टर तक, और वो 0 वेक्टर होगा। रिजल्ट ये है एम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। रिजल्ट ये है a1 वेक्टर a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस an वेक्टर तक, इन सब का रिजल्टेंट 0 होगा। ये डायरेक्ट ही बात याद रखनी है। अब सर वहां पे n वेक्टर दे, नहीं भाई, n 3 वेक्टर दे सकता है, 4 वेक्टर दे सकता है, 5 वेक्टर दे सकता है, 6 वेक्टर दे सकता है। आपको तो बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी पता है, मान लीजिए हमारे पास उसने दिया कि 3 वेक्टर इक्वल हैं और 120 120 120 इन एंगल्स पे लगे हुए 3 इक्वल मैग्नीट्यूड वाले कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले कोप्लेनर वेक्टर मान लीजिए ये a ये b ये c, ये a ये b ये c, और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो मतलब a b c का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी काम कर गई ना कि जब ये थीटा इक्वल हो तीनों के बीच में, ठीक, और कोप्लेनर वेक्टर हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो इनका रिजल्टेंट सीधे सीधे 0 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट। तो आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे 0। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता हूं कि ये आपको सब टेक्निक भूल गए फिर,
तो फिर क्या, फिर तो एक काम करो, इसे उठा के यहां रख लो, बी आ गया, फिर इसके बाद सी को उठा के यहां रख लो, एक के बाद एक पॉलीगन रूल याद करो, और ए को उठा के यहां रख लो, यहीं से वेक्टर चलना शुरू, यहां गया और यहां पहुंच गया, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे पहुंच गया, आंसर जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट जीरो वेक्टर। अभी 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमारा कितना है, जीरो है। सर 4 वेक्टर होते तो, अभी देखो 4 वेक्टर भी बनाता हूं, इधर ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, ये मान लीजिए सी, और ये मान लेते हैं टी। 4 वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कोप्लेनर हैं, और एंगल चारों के बीच में ये इक्वल है, 90 90 90 90। वहां पे एंगल क्या, वहां के हिसाब से एंगल क्या बनना चाहिए था, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई n, 2 पाई 360 बाई n, n कितना है, नंबर ऑफ वेक्टर 4, मतलब 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में बनना चाहिए, ठीक है ना। तो बस इसका आंसर तो जीरो दे दोगे ना आप देखते ही। लेकिन चलो सर भूल गए तो भूल गए, तो पहले ए को लिख लो, पॉलीगन रूल से ऐड कर दो इनको, और क्या, ए को यहाँ पे लिख लो, फिर सी को उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया सी, फिर बी को उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया बी, और डी को उठा के यहाँ रख दो, एक के पीछे एक लगाते जाओ, ये बन गया आपका। अब यहां से वेक्टर शुरू और यहीं पे खत्म, तो इन सब का सम क्या आ गया, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी और इक्वल्स टू में 0। तो ये चीज अगर आपको ध्यान है, डायरेक्टली अगर ध्यान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसको इजीली वहीं पे आंसर दे देते, इसको ये भी करने की जरूरत ना पड़ती अगर वो टेक्निक आपको ध्यान है। चलिए अब 4th नंबर वाली टेक्निक में चलते हैं, और वो है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की लेंथ। अब ये प्रोजेक्शन क्या है, अब ये प्रोजेक्शन क्या है, अभी देखो प्रोजेक्शन बताता हूं। एक वेक्टर है आपके पास ए, उसके ऊपर थीटा एंगल पे झुका हुआ वेक्टर, उसके ऊपर थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर है बी। मैं जानना चाहता हूं कि बी का जो ए पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, प्रोजेक्शन मतलब छाया, ये जो छाया पड़ रही है बी की ए पर, ये वाली, ये जो छाया पड़ रही है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बताऊं कितनी है, तो डायरेक्ट याद कर लो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर, ये जो छाया है बी की छाया ए पर, तो वो होगी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में उसे लेना है जिस पर प्रोजेक्शन है ये, तो वो है ए, तो ए का मैग्नीट्यूड लेना है, बस ये याद रखिएगा, इसे पूरा लिख देता हूं, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अभी सर मुझे उल्टा निकालना हो, रिवर्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस बार ए का प्रोजेक्शन और बी पे निकालना है, मतलब क्या, ये वाला प्रोजेक्शन निकालना, इसका देखो प्रोजेक्शन सामने यहां से यहां बनेगा, तो वो कितना होगा, फिर से वही फॉर्मूला है, ए डॉट बी अपॉन में, इस बार प्रोजेक्शन किस पे निकल के आ रहा है, ऑन बी, तो बी का मैग्नीट्यूड रख दो बस नीचे। सर ये कैसे आया, दिमाग में बात तो बन रही होगी कि कैसे आया, हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं, ये प्रूफ आपको समझाने के लिए बताता हूं चीजें, ठीक है ना। अभी इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट ही याद रखो इसको, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ ये याद रखेगा आपको कि अगर कहीं भी फॉर्मूला हल्का सा मिसिंग भी हो गया तो प्रूफ से शायद आप उसको एकदम से याद आ जाए। तो ये प्रूफ क्या है इसका, तो प्रूफ देखो कैसे है, ये लेंथ कितनी बी है, अगर ट्राइंगल में हम देखते हैं, ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ अगर बी है तो सामने वाली लेंथ बी साइन थीटा है, और ये नीचे वाली जो लेंथ है वो बी कॉस थीटा बनेगी। हाँ, तो क्या ये प्रोजेक्शन लेंथ यहां से और यहां तक की ये लेंथ बी कॉस थीटा नहीं बन गई, बी कॉस थीटा, ये बन गई बी कॉस थीटा, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आ गई बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा।
अब ये कैसे है सर, ये तो बी कॉस थीटा, हाँ ये बी कॉस थीटा ही है। कैसे, ए डॉट बी आप जानते हो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर मुझे बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए को इसके नीचे ले जाऊं, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन में ए। देखो वही बन गया जो मैंने बताया था। इस तरीके से आप इस प्रोजेक्शन की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी लेंथ आपके लिए डायरेक्टली याद रहेगी, ए डॉट बी अपॉन ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में बी। देखो जिस पे प्रोजेक्शन निकल रहा है अपॉन में वही आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। ए पर प्रोजेक्शन निकल रहा है तो अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, और बी पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, और ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा। ऊपर दोनों केसेस में ए डॉट बी रहेगा। अभी देखो मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इजी रहेगा बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ उन चीजों को। काम की चीजें तो कम से कम नोट करो। अब ये आएगा आपका, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए दे रखा है 2i कैप 3j कैप माइनस का k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप और प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप। ये दे रखे दो वेक्टर। अभी उसने पूछ लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर। डायरेक्ट करता हूं फटाफट, तो ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो अपॉन में आएगा बी का मैग्नीट्यूड। लिख दो फटाफट बस। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला बहुत लिख दिए मैंने। चलो, बी का मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ऊपर ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई 2 इनटू में 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट नीचे कौन है 1 है, प्लस जे का कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई 3 इनटू में 1 3, और के का कोफिशिएंट के साथ माइनस माइनस प्लस 2। ये आ गया सॉल्व करके 5 प्लस 2 7 अपॉन में अंडर रूट में 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। यही आपका आंसर। इजी, एकदम आसान। तो प्रोजेक्शन निकालना बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। अभी इसमें आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, और ऑन द वेक्टर, ये वेक्टर दिया है, इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसको ए मान लेते हैं पहले वाले वेक्टर को, तो 3i कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप। ये दो वेक्टर हुए। अब ए का प्रोजेक्शन हमें बी पर चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बना, एकदम से याद किया करो, एकदम से याद आना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन में जिस पर निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, तो ये है ये बी, बस ए डॉट बी फटाफट डॉट प्रोडक्ट। आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई 6, जे का जे के साथ, इसमें जे नहीं है इसमें जे है, तो इसमें जे नहीं है तो मतलब 0 इंटू जे लिखेंगे ना इसको, तो 0 इंटू में 1 तो 0। अच्छा, के का कोफिशिएंट के साथ, इसमें के नहीं है तो 0 इंटू के इसके साथ लिख लो, तो -5 इंटू में 0 तो 0 अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 6 अपॉन में अंडर रूट 415। बिल्कुल इजी है आपके लिए प्रोजेक्शन निकालना। अभी बच्चों आप लोगों को जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, अभी थोड़ा और भी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं अगले लेक्चर में आपको, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर ऐसा भी हो जाए कि पुरानी वीडियोस आप ना देख पाओ, तो ये जो वीडियोस जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको तो जरूर देख लें और लाइक भी जरूर कर दें। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, और बेल आइकन को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।